अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। औरत ने मेरे सामने बलटोई के साथ अपना हाथ चुल्लू बनाकर लगाया, फिर बलटोई को अपने घुटने पर रखा, चुल्लू के साथ मुंह लगाया और खटाखट 2-4 घूंट दूध पी गई। बलटोई रख कर उसने गर्म चादर से मुंह साफ किया और मेरे कहने पर मकई की रोटी के भी 2 नवाले तोड़कर खा लिए। मैंने चंद लम्हे इंतजार किया। मैं दूध और मकई की रोटी का रद्द अमल देखना चाहता था। मैं उससे विष्णु माता के चीतकारों की बातें करता रहा। जब मुझे तसल्ली हो गई कि दूध और रोटी में किसी जहरीली शय की मिलावट नहीं हुई तो मैंने मकई की रोटी अचार के साथ खानी शुरू कर दी। देखते ही देखते मैं मकई की सारी रोटियां खा गया और दूध की आधी से ज़्यादा बलटोई खाली कर दिया। डोगरा औरत ने घुटने पकड़ लिए और कहा, महाराज मुझ पर कृपा करें, मुझे बच्चा दे दें, नहीं तो मेरा शोहर मुझे घर से निकाल देगा। मैंने आवाज़ में जलाल पैदा करते हुए कहा, बालिका पीछे हटकर बैठ जा, मैं माता शेरम वाली के आगे तुम्हारी अरदास करूंगा। विष्णु माँ तेरी गोद जरूर हरी करेगी। अब तू जा और सोना, किसी को बताना मत कि तू मुझे यहाँ मिली थी, वरना तेरे यहाँ बच्चा नहीं होगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगी महाराज, मुझे बच्चा दे दें। अच्छा अब तू चली जा। डोगरा औरत ने बलटोई और चंगेर उठाई। कुछ कदम वो हाथ जोड़े उल्टे कदम पीछे चलती गई, फिर प्रणाम करके अपने गांव की तरफ चल दिया। अब अंधेरा इतना हो गया था कि थोड़ी दूर जाने के बाद ही अंधेरे ने उसे अपने अंदर गुम कर लिया। गाय के ताज़ा दूध और मकई की रोटी ने मेरे जिस्म में नई तवानाई भर दिया। मैं कंबल ओढ़कर दरख्त के पीछे सिमट कर बैठ गया। अब खालिस दूध और पहाड़ी मकई ने अपना रंग दिखाया और मुझे नींद आने लगी। नींद का गलबा इस कदर शदीद था कि मेरा सर बार बार कंधों पर ढलक जाता और मैं उसे बार बार ऊपर उठाता और आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखने की कोशिश करता। मेरी आंखें जलने लगी थीं। मैं उठकर खड़ा हुआ। मैंने दरख्तों में दौड़ लगानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद फिर नींद ने हमला कर दिया। पहले सोचा कि कहीं दूध में ख्वाबवर गोलियां तो नहीं मिला दी गई थीं, लेकिन ऐसा नहीं था। यह नींद का गलबा था और नींद खालिस दूध और मकई की रोटी की वजह से आ रही थी। चुनाचे कुछ देर नींद के खिलाफ जंग आजमाई करने के बाद मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो गया और नींद को ज़ेर कर लिया। मैंने घड़ी देखी, अभी रात के 10:15 ही बजे थे। यह घड़ी जो मेरी कलाई पर बंधी थी मुझे बाघ जोगियां वाले साधु और एजेंट माता दास ने दी थी और देते वक्त अपनी घड़ी के साथ इसका वक्त मिला लिया था। रात के 2 बजने में अभी बहुत वक्त था। मैं हैरान था कि वो सीआईडी का आदमी अभी तक मेरे ताक़ुब में वहाँ क्यों नहीं आया। कोई चाहे कुछ कहे, मगर मेरे तजर्बे ने मुझे बता दिया था कि वो भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी है और मेरे पीछे लगा हुआ है। वो बड़ा मोहतात था, किसी खास घड़ी का इंतज़ार कर रहा था जब मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। आखिर ये उसका इलाका था, मैं उसके मुल्क में था। वो मुझे जब और जहाँ चाहे गिरफ्तार करवा सकता था। मैंने अपनी पोजीशन तब्दील कर लिया और इन ऊंचे नीचे दरख्तों से निकलकर मैं पहाड़ी नाले की तरफ चल दिया। यह नाला मेरी नज़र में था और मैं उसकी सिम से बखूबी वाकिफ था। नशेबी पत्थरों में से निकलता मैं अंधेरी रात में पहाड़ी नाले की तरफ चलने लगा। आसमान की चमक की वजह से रात की तारीकी में धीमी धीमी धुंधली सी रोशनी घुल मिल गई थी। मैंने दरख्तों का एक झुंड अबूर किया और नीचे पहाड़ी नाला था। यही वो नाला था जिसके आगे वो पुल था जिसके नीचे मुझे 2 बजे रात अपने एजेंट साधु से मुलाकात करनी थी। यह छोटा पुल मुझसे ज़्यादा दूर नहीं था। मैं नशे में उतरता हुआ नाले के करीब आ गया। अंधेरे में नाले का शफाफ पानी किसी धुंधले आईने की तरह नजर आ रहा था। पानी का हल्का हल्का शोर बुलंद हो रहा था। मैंने एक जगह पत्थरों के दरमियान जगह बनाई और कंबल ओढ़कर बैठ गया। शबनम गिर रही थी जिसका मेरे मुंडे हुए सर पर असर हो रहा था। मैंने कंबल अपने सर के ऊपर कर लिया। वक्त बड़ी सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था, मगर कमांडो ट्रेनिंग के दौरान हमें इसकी खास तौर पर मशक कराई गई थी। हमारा फौजी इंस्टर कटर हमारे हाथ पांव बांध कर हमें किसी दरख्त के साथ जकड़ देता और हम सारी रात उस दरख्त के साथ जकड़े रहते। ओफ, आज भी कमांडो ट्रेनिंग के वो दिन याद आते हैं तो कानों में से शां शां की आवाज़ निकलने लगती है। हमें घोड़ों की तरह दौड़ना, ऊँटों की तरह बगैर कुछ खाए पिए मीलों चलना और लोमड़ी जैसी मक्कारी से अपना रास्ता बनाना और सांप, मेंढक और खारदार झाड़ियाँ खाना सिखाया गया। हमें अजीतें दी गई कि अगर कभी दुश्मन के हत्थे चढ़ जाएं तो उनकी अजीतों से घबराकर रात फाश न कर दें। हमें बंदर से भी ज़्यादा फुर्तीला बनाया गया। हमें एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगाने की मशक कराई गई। साथ ही साथ हमें दुश्मन पर अकाब की तरह झपटने
और देखते ही देखते उसे फना कर डालने की तरबियत भी दी गई। हमें सूखे पत्तों पर चीते की तरह चलने की ऐसी ट्रेनिंग दी गई कि हमारे कदम सूखे पत्तों पर पड़े मगर आवाज़ बिल्कुल पैदा न हो। हमें बेहथियार लड़ाई की मशकें कराई गई और इंसानी जिस्म की तमाम तर नाजुक रगों, हड्डियों और अज़ा से सर्जन डॉक्टर की तरह आगाह किया गया और हमें बताया गया कि हमें दुश्मन पर कहाँ कारी ज़रब लगानी है। मैं कंबल में अकड़ूं बैठा था, अगरचे इस अंधेरे की मेरी आंखें आबादी हो गई थीं और सांप की आंखों की तरह मैं अंधेरे में हर शय देख रहा था। नाले का पानी रल तरल की मुतरन्नम मौसीकी पैदा करता मेरे सामने से गुजर रहा था। शबनमी फिजा में तरह तरह की जड़ी बूटियों और घास पत्तों की बू रची हुई थी। यूं ही रात के 12 बज गए। मैंने वक्त काटने के लिए नाले पर जाकर मुंह हाथ धोया। पानी इस कदर ठंडा था कि हाथ डालते ही मेरी कुल्फी जम गई। चेहरे पर सिर्फ एक छींटा मार सका। इससे यह फ़ायदा ज़रूर हुआ कि नींद का रासा एहसास भी ख़त्म हो गया। खुदा खुदा करके जिस्म के गिर्द कंबल लपेटे तरशोल वाली लोहे की लाठी हाथ में उठाए उस नाले के छोटे पुल की तरफ बढ़ा। नाले के उस छोटे पुल के ऊपर एक रेढ़े का हेवला खड़ा था कि उसके दोनों लकड़ी के बाजू आसमान की तरफ उठे थे। मैं नाले के किनारे चलता पुल के नीचे आ गया। यहाँ अंधेरा गहरा था। मुझे सीटी की धीमी आवाज़ सुनाई दी। मैं होशियार हो गया। अंधेरे में मेरी आंखें चमकने लगीं। अचानक किसी ने पीछे से मेरी गर्दन पर पिस्तौल की ठंडी नाल लगा दी। अपना कोड बताओ। मैं समझ गया कि यह अपना एजेंट है, लेकिन मेरे पाकिस्तानी एजेंट होने की तस्दीक चाहता है। मेरा वही एक कोड नंबर था जो मुझे पाकिस्तानी चीफ ने दिया था। मैंने अपना नंबर दोहराया। पिस्तौल की नाल मेरी गर्दन से हट गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। बाघ जोगियों वाला साधु अंधेरे में मेरे पीछे खड़ा था। तो मैं किसी ने देखा तो नहीं? उसने सरगोशी में पूछा। एक आदमी पर मुझे शक है, वो मेरे पीछे लगा है, मगर उसने इस वक्त मुझे नहीं देखा। एजेंट साधु ने मुझे गिरबान से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर झंझोड़ा। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी और झटका इतना शदीद था कि मैं अपनी जगह से हिल गया। उसकी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो वो मेरे हाथों से मारा गया होता। मैंने कहा, तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं तुम्हें बताऊं। उसने मेरा गिरबान छोड़ दिया। अपने गर्म लिबादे के अंदर से एक पिस्तौल निकाल कर मेरे हाथ में थमाया और बोला, ये भरा हुआ है, मेरे पीछे पीछे आओ। वो मुझे लेकर नाले पर से गुजर गया। हम दूसरी तरफ की ढलान चढ़ने लगे। ऊपर एक सड़क थी जिसके किनारे कहीं कहीं खंभों पर मध्यम बल्ब रोशन थे। हम एक लकड़ी के खोखे के पास जा निकले थे जो बंद था और सामने लकड़ी का एक खाली बेंच रखा था। हम खामोशी से सड़क के किनारे किनारे मगरब की सिमत जा रहे थे। मेरा साथी खामोश था। मैं भी कोई बात नहीं कर रहा था। यह कोई बड़ा ही अहम और ख़तरनाक फौजी मिशन था और कमांडो होने की हैसियत से मुझे मालूम था कि ऐसा ज़रूरत के सिवा ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकालना होगा। मेरा गाइड एजेंट एक जगह सड़क के नीचे उतर गया। यहाँ एक छोटी सी पकड़ नदी दूर खेतों में जा रही थी। अंधेरे में खेतों की ऊंची फसल एक दीवार की तरह नजर आ रही थी। इन खेतों के बाजू में चंद एक मकान घुप अंधेरे में खामोश खड़े थे। हम इन खेतों में से भी गुजर गए। अब एक नाहमवार सा मैदान आ गया। मैदान को अबूर किया तो जम्मू की मशहूर नदी तवी दिखाई दी। यह नदी ढलानी किनारों के बीच में बह रही थी। दोरासी नदी पर बना हुआ शहर जम्मू का बड़ा पुल था जिसकी बत्तियां झिलमिला रही थीं। मेरा साथी नदी पर पहुंचकर रुक गया। अंधेरे में उसने बाएं जानब देखा और फिर मुझे लेकर उस तरफ चला गया। यहाँ एक छोटा सा घाट था। छोटी बड़ी 6-7 कश्तियाँ किनारे पर खड़ी थीं। उसने इशारे से मुझे पीछे आने को कहा और फिर हम जरा अलग खड़ी एक छोटी सी कश्ती में सवार हो गया। मेरे साथी एजेंट साधु ने कश्ती की रस्सी पहले ही खोल दी थी। हमने इस कश्ती में तवी नदी पार किया और दूसरे किनारे पर आ गया। यहाँ से हमारा सफ़र फिर शुरू हो गया। मुझे अभी तक मालूम नहीं था कि हमारा टारगेट कहाँ है और जिन 2 कमांडोज के बारे में मुझे बताया गया था वो कहाँ मिलेंगे। जम्मू शहर की रोशनी अब पीछे रह गई थी। मेरे साथी एजेंट ने तो जैसे ना बोलने की कसम खा रखी थी। हम पूक फोड़ने तक पहाड़ी इलाके में चलते रहे। जब आसमान पर सुबह काज़िब का नीला उजाला फैलने लगा तो मेरा साथी एक जगह रुक गया। ये सारे का सारा पहाड़ी इलाका था। एक तरफ जम्मू चुंबा और कुलूब की पहाड़ियों का सिलसिला दूर तक चला गया था और दूसरी जानब कश्मीर के सर्ब कलम पहाड़ों की बर्फपोश चोटियाँ सुबह काज़िब की मध्यम रोशनी में झलकने लगी थीं। हमें उस पहाड़ के दामन में पहुंचना था। मेरे साथी एजेंट ने कश्मीर की पहाड़ियों की तरफ इशारा करके कहा। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वहां पहुंचना बहुत दुश्वार था। उसने कहा, आगे पहाड़ी रास्ता बहुत खतरनाक है। सड़क कच्ची है मगर हम खड्डों और घाटियों में सफ़र करेंगे।
तुम थक तो नहीं गए, लेकिन मुझे बताया गया है कि तुम एक नौजवान तजर्बाकार कमांडो हो और इससे पहले भी पठानकोट में बड़ा ज़बरदस्त मार्का मार चुके हो। आओ चलें, मैं चाहता हूँ सूरज निकलने से पहले हम इस जगह से निकल जाएं। जब सूरज तलु हुआ तो वादी में चारों तरफ उजाला फैल गया। इस वक्त हम दरख्तों के एक तवील सिलसिले से गुजर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन चलते रहने की वजह से मुझे सर्दी नहीं लग रही थी, बल्कि पसीना आ रहा था। एक जगह सरसब्ज झाड़ियों के दरमियान शफाफ चश्मा बह रहा था। हमने मुँह हाथ धोया, मकई की रोटी अचार के साथ खाई, जो मेरा साथी अपने झोले में डालकर साथ लाया था। अब दिन खूब निकल आया था। दरख्तों में से धूप छन छन कर आ रही थी। मेरा साथी साधु माता दास भी खामोश था। मैं भी मसलतन उससे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा था। उसने अपने साधु जैसे झोले से कागज़ के टुकड़े पर बना हुआ नक्शा निकाला और उसे गौर से देखने लगा। फिर नक्शा फाड़कर चश्मे के पानी में बहा दिया। उठकर जंगल में एक पहाड़ी ढलान की तरफ देखा और मुझे इशारे से पीछे आने को कहा। मैं चाबी दिए खिलौने की तरह उसके पीछे चल पड़ा। हम नशेब से उतरकर एक वादी में आ गया। यह गैराबाद वादी थी, जहाँ छोटे दरख्तों और झाड़ियों की भरमार थी। दोपहर तक हम उस वादी में चलते रहे। दोपहर के 2 बजे हम एक छोटी सी पहाड़ी नदी के पास बैठ गए। थोड़ी सी रोटी खाई, नदी का ठंडा पानी पिया, मुंह हाथ धोया और फिर अपने सफ़र पर रवाना हो गया। एक गहरी खाड़ अबूर करके छोटी छोटी पहाड़ी टेकरियों के गैर हमवार मैदान में आ गए थे। इन टेकरियों के पीछे ऊंचे नीचे पहाड़ों का सिलसिला था, जिनकी चोटियों पर कहीं कहीं सफ़ेद बर्फ धूप में चमक रही थी। चंद एक टेकरियों को पार करने के बाद एक टेकरी के अक्का में बड़ी सी चट्टान खड़ी थी। मेरे साथी अजड़ ने चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह तुम्हारी पहली मंजिल है। चट्टान जहाँ से शुरू होती थी वहाँ इतना ऊंचा जंगली घास था कि उसमें हाथी भी छुप जाए तो किसी को पता नहीं चल सकता था। हम उस हाथी छुपवा घास में दाखिल हो गए। यहाँ चट्टान में एक गार का शगाफ नजर आया, जिसके मुंह पर ऊपर से लटकने वाली बेलूनें झालरें सी डाल रखी थीं। गार का दिहाना तंग था, मगर अंदर से काफ़ी खुला गार था। हम यहाँ बैठ गए। मैंने अपना कंबल उतार कर पास रख लिया। मेरे साथी साधु जड़ ने कहा, तुम आराम कर सकते हो, तुम्हारे साथी कमांडो इसी जगह पहुँचने वाले हैं। यहाँ मेरा मिशन ख़त्म होता है। मैं तुम्हें दीगर साथियों के सपुर्द करके वापस चला जाऊँगा। आगे तुम जानो, तुम्हारा काम है। मैंने दबी ज़बान में पूछा कि हमारा मिशन क्या है। मेरे एजेंट साथी ने सर नफ़ी में हिलाया। यह मुझे कुछ मालूम नहीं है। इस ऑपरेशन की तफसील तुम्हें कमांडो ही बता सकेंगे। अब खामोशी से आराम करो, तुम्हें आगे शायद सोना नसीब नहीं होगा। मैं कंबल का सरहाना बनाकर लेट गया। मैंने आंखें बंद कर लीं। मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी। थोड़ी देर बाद मैं सो गया। कोई मुझे आहिस्ता से झंझोड़ रहा था। मैंने जल्दी से आंखें खोल दी। मेरा साथी एजेंट कह रहा था, तुम्हारे साथी कमांडोज आ रहे हैं। मैंने उन्हें नीचे खई के निरसलों में चलते देखा है। मैं उठकर बैठ गया। मेरा साथी एजेंट गार से बाहर चला गया, मगर मैं गार के अंदर ही बैठा रहा। 10-15 मिनट बाद वो गार में दाखिल हुआ तो उसके साथ 2 अजनबी भी थे। उन्होंने वादी कश्मीर के करोनों जैसा लिबास पहन रखा था और कांधों से गठड़ियाँ लटक रही थीं। ये घुटे हुए जिस्मों वाले जवान थे, जिनके चेहरे तांबे की तरह चमक रहे थे और आंखों में चीते की आंखों जैसी चमक लहरा रही थी। गार में आते ही वो मुझे गौर से देखने लगे। मेरे साथी एजेंट ने मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, यह नंबर 7 है, आपका साथी कमांडो। मैं इसे जम्मू से यहाँ लाया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वो साधु एजेंट खामोशी से गार से निकल गया। दोनों नौवारद जवान अपनी अपनी गठड़ियाँ ज़मीन पर रख कर बैठ गए। उनमें से एक ने गार का जायजा लिया, फिर गार के मुंह पर जाकर बाहर घास में इधर उधर देखा। वापस आकर उसने अपनी तेज चमकीली आंखें मेरे चेहरे पर गाड़ दी और पूछा, तुम्हारे पास कौन सा हथियार है? मैंने पिस्तौल निकाल कर ज़मीन पर रख दिया। दूसरा कमांडो पिस्तौल उठाकर उसे गौर से देखने लगा। तुम पहले भी मिलिट्री ऑपरेशन पर गए थे नंबर 7? हाँ, पठानकोट मिशन था। पहले वाला कमांडो बोला, तुम्हारे बारे में हमें यही बताया गया है, मगर तुम तो अभी नौजवान हो। कौन सी कमांडो रेजिमेंट में थे? मैंने अपना मजीद थोड़ा सा तारुफ कराया। ये दोनों तरबियत याफ्ता कमांडो थे और इनका ताल्लुक बाकायदा एक कमांडो रेजिमेंट में से था। इससे ज़्यादा मैं इन जाबाज कमांडो के बारे में कुछ नहीं बता सकता। वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए दुश्मन पर कारी ज़रब लगाने और अपनी जानें कुर्बान करने दुश्मन के इलाके में घुस आए थे। उन्होंने एक नक्शा निकाल कर ज़मीन पर फैला दिया और मुझे इस खतरनाक फौजी मिशन के बारे में तफसीलात बताई। नाजरीन, ये मिशन एक बहुत बड़े और नाजुक फौजी अहमियत के पुल को तबाह करने का मिशन था।
यह पुल कश्मीर की वादी में एक ऐसे नाजुक मकाम पर वाक़ था जहाँ वो दो पहाड़ों को एक दूसरे से मिलाता था। पुल एक तेज़ रफ्तार पहाड़ी नाले पर बना हुआ था और उससे टैंक बड़ी आसानी से गुजर सकते थे। पुल के दोनों जाने भारतीय फौज की एक डिवीज़न मुनक़सम थी। आधी डिवीज़न दूसरी तरफ छावनी डाले हुए थी। दोनों डिवीज़नों और जम्मू और कश्मीर की वादियों के दरमियान फौजी नकल व अमल का यही एक वाहिद ज़रिया था जो सर्दियों में भी काम आ सकता है, जबकि दूसरी सड़क बर्फबारी की वजह से बंद हो जाती थी। कश्मीर में दुश्मन के जितने भी पुल थे उनमें से इस पुल की बड़ी अहमियत थी। इस पुल को कमांडो ऑपरेशन के जरिए उड़ाने का फैसला किया गया था, क्योंकि शायद आपको मालूम ना हो कि पहाड़ी इलाकों में पुलों को बमबारी के जरिए तबाह करना जान जोखों का काम होता है। आसपास पहाड़ियों की वजह से एक तो हवाई जहाज़ ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते, दूसरे बुलंदी से ये पहाड़ी पुल इतना छोटा टारगेट नज़र आते हैं कि उन पर गिराए जाने वाले बम अक्सर निशान से इधर उधर हट कर गिरते हैं। दूसरी मुश्किल ये होती है कि दुश्मन ने इस किस्म के नाजुक अहमियत के हामिल पुलों के इर्द गिर्द त्यारा शिकन गनें लगाई होती हैं। जहाज़ अगर नीचे आता है तो बड़ी आसानी से दुश्मन की जद में आकर हिट हो जाता है। दुश्मन की त्यारा शिकन गनें बड़ी आसानी से उसे निशाना बना लेती हैं। चुनाचे इस किस्म के अहम पुलों को अक्सर कमांडो ऑपरेशन के जरिए ही उड़ाने की कोशिश की जाती है। कमांडो ऑपरेशन में चंद एक कमांडो जवानों की शहादत का ही अंदेशा होता है, लेकिन ऑपरेशन अगर सही और कामयाब असूलों पर अमल पजीर हो और दुश्मन बेदार न हो जाए तो पुल को तबाह कर दिया जाता है। दुश्मन के पेट में घुसकर उसके किसी ज़बरदस्त फौजी अहमियत वाले पुल को तबाह करना आसान काम नहीं होता, क्योंकि दुश्मन वहाँ हर वक्त चौकस होता है। मेरे दोनों साथी उम्र में मुझसे बड़े और इंतहाई तजर्बाकार और माहिर कमांडोज थे। वो मुझे कोई अहमियत ना देते अगर उन्हें मेरे पठानकोट वाले कामयाब कमांडो ऑपरेशन के बारे में तफसीलात का इल्म ना होता। उन्हें मेरे पूरे रिकॉर्ड से आगाह कर दिया गया था। चुनाचे वो मुझसे इस तरह बात करते जिस तरह एक माहिर कमांडो दूसरे जांबाज कमांडो से बात करता है। हमारा कोई नाम नहीं था, हमारे सिर्फ नंबर थे। मेरा नंबर 7 था। मेरे साथी कमांडोज के बिलतरतीब 8 और 9 नंबर थे। हम एक दूसरे के नंबर पुकार कर बात करते थे। उन्होंने वो गठड़ियाँ खोल दी जो अपने साथ लाए थे। उनमें 3 स्टेन गनें थीं, एक लाइट मशीन गन थी, 3 चाकू और कुछ हैंड ग्रेनेड थे। इन चीज़ों के अलावा प्लास्टिक के जैसी साइज़ के 4 सिलेंडर भी थे। कमांडो नंबर 8 ने मुझे बताया कि चारों इंतहाई ताकतवर और धमाका खेज बम हैं, और यही वो सिलेंडर बम थे जिनकी मदद से हमें दुश्मन के पुल को उड़ाना था। एक थैले में भुने हुए चने, गुड़ और 3 छोटे से सिगरेट लाइटर थे। अभी एक पूरा दिन बाकी था। हम नक्शा निकाल कर पुल की पोजीशन को अच्छी तरह से नशीन करते रहे। जब शाम हुई तो दुश्मन के उस फौजी इलाके में मौजूद पुल की एक एक तफसील हमें जहन नशीन हो चुकी थी। उन्होंने मुझे ये भी बता दिया कि जिस इलाके में हम जा रहे हैं वहाँ भारतीय फौज ने ज़बरदस्त हिफाजती इंतजाम कर रखे हैं और चप्पे चप्पे पर भारतीय जासूस मिलेंगे। ये कश्मीरी भी हो सकते हैं जिन्हें भारतीय फौज ने रुपए पैसे के लालच या उनके कुंबे को ख़त्म कर दिए जाने की धमकी की वजह से खरीद रखा हो। हमें उनसे खबरदार रहना होगा। पुल वहाँ से एक रात और एक दिन की पैदल मुसाफत पर था। वो अपने साथ मेरे लिए कश्मीरी देहाती लिबास भी लाए थे। मेरा हिंदू साधुओं वाला जैसा लिबास उतरवा कर कश्मीरी किसानों जैसा लिबास पहना दिया गया। मेरे माथे पर लगी तिलक की 3 लकीरों को भी मिटा दिया गया। शाम जब गहरी हो गई तो हमने चलने की तैयारी शुरू कर दी। हमारे पास जो असला था उसे गठड़ी से निकाल कर हमने अपने अपने कमर के गिर्द लंबे कुर्तों के अंदर बांध लिया। चने और गुड़ वाला थैला नंबर 9 ने अपने हाथ में पकड़ लिया। रवानगी से पहले हमने थोड़े बहुत चने खाकर थर्मास में से 2-2 घूंट पानी पिया। घड़ियाँ भी लीं। मेरे दोनों कमांडो साथी कश्मीरी ज़बान बड़ी रवानी से बोलते थे। वैसे वो पंजाबी थे, लेकिन मैं कश्मीरी ज़बान से नावाकिफ़ था। चुनाचे मुझे हिदायत कर दी गई कि अगर वादी कश्मीर का कोई शख्स या कोई भारतीय फौजी मुझसे बात करे तो मैं गूंगा बन जाऊँ। मुखातिब को इशारों से बताने की कोशिश करूँ कि मैं कश्मीरी किसान हूँ और अपनी बहन के गाँव जा रहा हूँ। अगर कोई दूसरा शख्स कायल न हो और मेरी तलाशी लेने की कोशिश करे तो उसे फ़ौरन हलाक कर डालूँ। अंधेरा जब चारों तरफ से पहाड़ों और टेकरियों को अपने लपेट में ले चुका तो हम गार के सामने उगे हुए ऊंचे घास से बाहर निकले। हम एक दूसरे के दरमियान चंद कदम का फासला डालकर चल रहे थे। रास्ते और सिमत का तयन कर लिया गया था। हमारी रफ्तार मामूल के मुताबिक थी, ना ज़्यादा ना आहिस्ता। जंगली झाड़ झनकार से भरी हुई इस वादी से गुजर कर हम एक टीले की चढ़ाई चढ़ने लगे। आसमान पर सितारे भी हमें बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। हमारा सफ़र यूं ही वादियों, घाटियों, गैर हमवार पहाड़ी मैदानों और टीले टेकरियों में जारी रहा।
जिस वक्त हम एक जगह सस्ताने के लिए बैठे तो हमने घड़ियों पर वक्त देखा। रात के 12:15 बज रहे थे। कुछ देर सस्ताने के बाद हम फिर अपने सफ़र पर चल पड़े। पहाड़ों में सुबह की पहली रोशनी फैली तो हम एक ऐसी पुरखुदा जगह पर पहुंच चुके थे जहां चारों तरफ हरे भरे दरख्त थे और एक चश्मा बह रहा था। इर्द गिर्द दूर दूर तक किसी आबादी का निशान नहीं था। मेरे दोनों साथी इस सारे इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। चश्मे पर पहुंचकर हम घास पर सीधे लेट गए। कुछ देर आराम करके हमने चश्मे के पानी से गुस्ल किया, झोले में से चने खाकर नाश्ता किया और सुनहरी धूप में बैठकर दूसरी तरफ फैली हुई हसीन वादियों की तरफ देखने लगे। नंबर 8 ने वादी की जानिब इशारा किया। उस वादी की दूसरी जानिब हमारा टारगेट है। वो सामने वाला पहाड़ कश्मीर का सबसे मशहूर पहाड़ मीरान शाह है। उसके मगरबी दामन में वो पुल है जिसको हम उड़ाने जा रहे हैं। चश्मे के पुरफिजा मकाम पर हमें सारा दिन गुजार कर रात को अपने सफ़र पर रवाना होना था। हमने बारी बारी सोकर अपनी नींद पूरी की। नंबर 9 कहीं करीबी जंगली नाशपातियाँ तोड़ लाया। ये हरी हरी छोटी और बड़ी मीठी नाशपातियाँ थीं। हमने बड़े मज़े से खाई। हौसले को चेक करके धूप लगाई गई। पोल के नक्शे का एक बार फिर बगौर मुताला किया गया। कमांडो नंबर 8 कहने लगा, पोल की दोनों जानिब फौज की पोस्टें हैं। पोल के मशरकी किनारे के ऊपर जो टीला है उस पर बड़ी फौजी पोस्ट है जहां हेवी मशीन गन लगी है। 2 पोटर तोपें भी हैं जिनका रुख कुदरती तौर पर पुल की बजाय पीछे पुल की तरफ आती सड़क की जानिब होगा। हमें उस चेक पोस्ट को पहले उड़ाना होगा। नंबर 9 अपनी खचखची दाढ़ी खुजाते हुए बोला, यह काम मैं करूँगा। तुम पुल के नीचे डायनामाइट लगाओगे नंबर 8। नंबर 7 तुम डायनामाइट सिलेंडर लगाने में नंबर 8 की मदद करोगे। सूरज पहाड़ों के पीछे उतरा तो वादी में एकदम अंधेरे का गुबार सा फैल गया। रवानगी से पहले हमने एक बार फिर घड़ियां मिली और अल्लाह का नाम लेकर नीचे वादी में उतरना शुरू कर दिया। जब हम वादी में पहुंचे तो रात हो गई थी। दूर एक गांव में रोशनी हो रही थी। एक हेलीकॉप्टर गिड़गिड़ाता हुआ आसमान पर दिखाई दिया। हम फौरन घास में लेट गए। हेलीकॉप्टर की सुर्ख और नीली बत्तियां जल बुझ रही थीं। वो शोर करते हुए हमारे सरों पर से गुजर गया। जब हेलीकॉप्टर ऊपर पहाड़ की बुलंदी पर चला गया तो हम उठे और आगे रवाना हो गए। मुझे एहसास था कि अब इंडियन आर्मी का इलाका शुरू हो गया है, लेकिन अभी उनकी मिलिट्री पोस्टें काफ़ी दूर थीं। रात सफ़र करते गुजर गई। हम वादी अबूर करके अपने टारगेट वाले पहाड़ की जानिब से हटकर एक ऐसे दर्रे में आ गए थे जिसकी दोनों जानिब पहाड़ियों की तरह दीवारें सादा थीं और दरमियान में एक पहाड़ी नदी बह रही थी। मेरे साथी यहाँ पर वाक़ई खुफिया जगह से वाकिफ़ थे। वहाँ हमें दिन भर आराम करना था। चुनांचे इस खुफिया पहाड़ी जगह पर हमने सारा दिन आराम किया और शाम होते ही हमने गुस्ल करके चने और गुड़ खाया, हौसले को चेक किया और जब सूरज मगरबी पहाड़ियों के पीछे गरूब हुआ तो हम अपने टारगेट की तरफ चल पड़े। निसफ शब के बाद हम दर्रे से निकलकर एक छोटी सी वादी में आ गए। सितारों की धुंधली रोशनी में वादी के दरख्तों के खाके उभरे हुए थे। पहाड़ के दामन में एक जगह कुछ रोशनी हो रही थी। कमांडो नंबर 8 ने बताया कि यह भारतीय फौज की सबसे खतरनाक छावनी है और वह पुल भी इसी पहाड़ के दामन में है जो हमारा टारगेट है। हम ये बात कर ही रहे थे कि अचानक पहाड़ के दामन में एक रोशनी का राउंड फायर हुआ और सारी वादी रोशन हो गई। हम जल्दी से झाड़ियों के पीछे हो गए। भारतीय फौजी रात को अक्सर यहाँ रोशनी के राउंड का फायर करते हैं ताकि अगर कोई पाकिस्तानी कमांडो पुल की तरफ आ रहा हो तो उसे गोलियों की जद में ले लिया जाए। रोशनी राउंड आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा था, फिर वह बुझ गया और सारी वादी एक बार फिर तारीकी में डूब गई। सुबह होने से पहले पहले हम वादी का पूरा चक्कर काट कर उसके शुमाल मगरबी कोने में आ गए। यहाँ से हमें सामने पहाड़ के दामन में भारतीय फौज के डिवीजन हेडक्वार्टर की बत्तियाँ साफ नजर आ रही थीं। यही हमारा टारगेट था। आसमान के मशरकी उफक पर सुबह की काफूरी रोशनी नमूदार होना शुरू हो गई थी। इस वक्त तक कमांडो नंबर 9 हमें गाइड करता आया था। हम सेब के एक बाग में से गुजर रहे थे। बाग के इख्तिताम पर एक कोठड़ी दिखाई दी। कमांडो नंबर 9 ने हमें रुकने का इशारा किया। वो दबे पांव कोठड़ी के दरवाजे तक गया और दीवार के साथ लगकर बंद कुआड़ पर खास अंदाज में दस्तक दी। 5 सेकंड का वक्फा डालकर मेरे साथी कमांडो ने फिर उसी अंदाज में दस्तक दी। इस बार किसी ने दरवाज़ा खोल दिया। हम बाग में सेब के दरख्त के नीचे बैठे थे। कोठड़ी के अंदर जलती लालटेन की लो धीमी कर दी गई। अंधेरे में एक आदमी दरवाजे पर नमदार हुआ। हमारे साथी कमांडो से बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया और उसे अंदर ले जाने लगा तो हमारे साथी ने बाग की तरफ इशारा किया। वो आदमी ठुठक गया और हमारे साथी से कोई बात किया। हमारा साथी लपक कर हमारी तरफ आकर बोला, आ जाओ, गफ़ार मिल गया है।